Hello dear learners, I am Vinita Sharma and you are watching Winning Zone. आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एंड 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर विच इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इंडिया और इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी और साथ ही उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जिनका असर इंडिया के डेवलपमेंट और इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। जैसा भारत आज हम देखते हैं वो एक दिन में बना हुआ भारत नहीं है। आज के भारत की नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी, स्पेशली जब भारत 15 अगस्त 1947 आज़ादी से पहले 200 साल ब्रिटिश रूल के अंडर में था। कॉलोनियल रूलर्स का भारत में एक ही पर्पस था, भारत को ब्रिटेन की मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना और ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। चलिए कुछ मेन पॉइंट की हेल्प से समझते हैं कि ब्रिटिश रूल के टाइम ऐसा क्या हुआ जिससे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रो नहीं कर पाई। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की अपनी ही एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी जिसमें एग्रीकल्चर ज़्यादातर लोगों की रोजी रोटी का मेन सोर्स हुआ करता था, मतलब ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थे। यही नहीं, देश में और भी तरह की इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हुआ करती थी जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर सामान एक्सपर्ट अपने हाथों से ही तैयार करते थे जैसे कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क। भारत में बनी इन चीज़ों की क्वालिटी और बारीक कारीगरी पूरी दुनिया में फेमस थी, स्पेशली मलमल शाही और मलमल खास रॉयल्टी का साइन माना जाता था और सबसे अधिक मात्रा में फॉरेन ट्रैवलर्स इसको खरीदा करते थे। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने के बाद उन्होंने कुछ ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई जिनसे उनकी होम कंट्री मतलब ब्रिटेन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडिया की इकोनॉमी से उन्हें कोई मतलब नहीं था। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कभी भी इंडिया की नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम निकालने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को डेवलप करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ने मिलकर नेशनल इनकम निकालने की कोशिश की जैसे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिगबॉय, VKRV राव एंड RC देसाई, जिसमें राव के एस्टीमेट को कॉलोनियल पीरियड के दौरान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा गया। इस स्टडी में पता चला कि 1900 से लेकर 1950 के दौरान हर साल कंट्री का एग्रीगेट आउटपुट 2% से भी कम था और पर कैपिटा आउटपुट आधे % से भी कम। चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटिश रूलर के अंडर में पूरी तरह से एग्रेरियन थी, मतलब ज़्यादातर आउटपुट खेती करने से ही आता था। 85% पॉपुलेशन गांव में रहती थी और ऑलमोस्ट लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थे, मतलब देश की बड़ी आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी और ब्रिटिशर्स एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होने लगी, मतलब खेतों में अब ज़्यादा अनाज आ नहीं पाता था। अब ऐसा कैसे हो गया? इसके कुछ मेन कारण हैं जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। पहला कारण था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलग अलग तरह के लैंड सेटलमेंट सिस्टम को लागू करना, जैसे रोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, स्पेशली जमींदारी सिस्टम जो कि इंडिया के बंगाल में लागू किया गया था, इंक्लूडिंग अदर ईस्टर्न स्टेट। अब जानते हैं कि ये जमींदारी सिस्टम क्या था। ब्रिटिशर्स ने जमींदारों को एक बड़े लैंड एरिया का मालिक बना दिया था, जिसके बदले में जमींदारों को एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का फिक्स अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था और बाकी अमाउंट वो जमींदार अपने पास रख सकते थे, जिसे रेवेन्यू सेटलमेंट कहा गया। अगर जमींदार यहाँ अमाउंट नहीं दे पाते थे तो उनसे उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। दूसरी तरफ जमींदारों की लैंड पर छोटे किसान काम करते थे और जमींदार किसानों से ज्यादा रेंट कलेक्ट करने की कोशिश करते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर का पूरा प्रॉफिट जमींदारों को मिलता था, जिससे किसानों की कंडीशन और खराब हो गई। जमींदारों और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया।
रिवेन्यू सेटलमेंट की वजह से जमींदारों को सिर्फ रेंट कलेक्ट करने में इंटरेस्ट था। क्यों? क्योंकि जमींदारों को पता था अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिक्स अमाउंट नहीं देंगे तो उनसे उनकी जमींदारी छीन ली जाएगी, और साथ ही वो कुछ अमाउंट अपनी जेब में भी रखना चाहते थे। इन सब के अलावा लो लेवल की टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटीज का ना होना, जैसे बारिश नहीं हुआ करती थी, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं था, इन सब की वजह से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और कम हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सब पे ध्यान देने की जगह एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया। मतलब अब फार्मर्स को फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स उगानी थी। कैश क्रॉप को सिर्फ पैसा कमाने के लिए उगाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो। इंडिगो की यूरोपियन मार्केट में बहुत डिमांड थी क्योंकि इंडिगो कपड़ों को रंगने के काम आता था। लेकिन इंडिगो की खेती के कारण सॉइल की फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती थी, जिसके बाद उस जमीन पर दोबारा खेती करना पॉसिबल नहीं था। कैश क्रॉप उगाने से किसानों को थोड़ा बहुत पैसा जरूर मिल जाता था, लेकिन इससे भी उनकी कंडीशन में ज्यादा सुधार नहीं आया। बहुत कम फार्मर्स ने फूड क्रॉप की जगह कमर्शियल क्रॉप को लगाया, क्योंकि कैश क्रॉप को लगाने के लिए जिस लेवल के रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं स्मॉल फार्मर्स अरेंज नहीं कर पाते थे, और इंडिया में ज़्यादातर स्मॉल फार्मर्स ही थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत खराब थी, वैसे ही इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी डेवलप नहीं कर पाया, और साथ ही इंडिया की जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो भी नीचे आ गई थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिनके पीछे का मोटिव इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करना था, मतलब बनी बनाई इंडस्ट्रीज को गिराना और इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट पर डिपेंड करना। ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के हिसाब से वो चाहते थे कि ब्रिटेन में आने वाली मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया जाए, और इन्हीं रॉ मटेरियल से बने फिनिश गुड्स को बेचने के लिए इंडिया में एक बड़ा मार्केट तैयार किया जाए। मतलब सीधी बात ये थी कि इंडिया का रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल अब ब्रिटेन जाएगा, और ब्रिटेन से फिनिश गुड बन के वापस इंडिया में आएगा, जिसको हमारे यहाँ के लोग खरीदेंगे और इस्तेमाल करेंगे। और सवाल ये भी था कि हमारे यहाँ के लोग बाहर से आया सामान क्यों खरीदेंगे, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का सामान बिकता था। अब हुआ क्या था, हमारे यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का सामान थोड़ा महंगा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उसे हाथों से बनाया जाता था, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता था और कम क्वांटिटी में बन पाता था। लेकिन ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में सामान मशीनों से बनाया जाता था, जिससे सामान जल्दी और ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता था। साथ ही उनके प्राइसेस हमारे यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के प्राइसेस से कम थे, जिससे लोग ब्रिटेन से आया हुआ सामान ज़्यादा खरीदने लगे। इससे इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान हुआ, बल्कि बहुत से लोग बेरोजगार ही हो गए। दोस्तों, अब बात करते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 1850 से लेकर 1900 तक का समय। अब इंडिया में भी धीरे धीरे मॉडर्न इंडस्ट्रीज खुलना शुरू हुई, जैसे कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स। जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी वो ज़्यादातर इंडियन बिजनेसमैन ने गवर्नमेंट की परमिशन से शुरू की थी। ये कंट्री के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड थी, स्पेशली महाराष्ट्र एंड गुजरात। और जो जूट मिल थी वो फॉरेनर्स के द्वारा बंगाल में खोली गई थी। इन इंडस्ट्रीज के अलावा 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी शुरू की गई। इंडिया में पहली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी टिस्को, मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो आज भी इंडिया में बहुत फेमस है। इसे 1907 में शुरू किया गया था। कुछ और इंडस्ट्री भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेटअप हुई, जैसे शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री। इंडिया में मुश्किल से ही कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो ऐसे मशीनों और टूल्स को बनाए जिससे बाकी सामान बनाया जा सके, जैसा कपड़ा बनाने के लिए उस मशीन का बनाना। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया बहुत पहले से एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन रहा है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की, उसने भारत के फॉरेन ट्रेड को बहुत अफेक्ट करा। इस तरह की पॉलिसीज से इंडिया प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्टर बन गया, जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो एंड जूट। ये सब कच्चे माल के फॉर्म में बाहर भेजा जाने लगा और फिनिश गुड्स का इम्पोर्टर बन गया, मतलब फिनिश गुड्स बनकर इंडिया में आने लगा, जैसे कॉटन का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा, बुल का कपड़ा, ये सब इंडिया में आने लगा।
ब्रिटेन का भारत के एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स पर मोनोपोली कंट्रोल था। मतलब कौन सा सामान आना है, कौन सा सामान बाहर भेजना है, कहाँ भेजना है, किसको भेजना है, इन सब पे किसका कंट्रोल था? ब्रिटेन का कंट्रोल था। और यही नहीं, अगर इंडियन ट्रेडर्स को ट्रेड करना है तो उससे पहले ब्रिटेन अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती थी, जिसमें कुछ कंट्रीज के साथ ट्रेड करना अलाउड था, जैसे चाइना, श्रीलंका एंड ईरान। स्विस कैनल की ओपनिंग ने ब्रिटिश कंट्रोल को इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर और बढ़ा दिया था। डू यू नो व्हाट इज स्विस कैनल? स्विस कैनल एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ बनाया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। पहले ब्रिटेन को अफ्रीकन कोस्टल एरिया से होकर ट्रेड करना पड़ता था, जिससे रास्ता बहुत लंबा हो जाता था। लेकिन स्विस कैनल की ओपनिंग के बाद, जो कि मेडिटेरियन सी से होकर अरेबियन सी तक पहुंची, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो गई और साथ ही इंडियन मार्केट तक पहुंचना आसान हो गया। कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया से बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरी सामान को एक्सपोर्ट किया जाता था, जैसे अनाज, कपड़े और मिट्टी का तेल। ये सामान इंडिया में पहले से बहुत कम थे। इस एक्सपोर्ट से इंडिया को कोई खास प्रॉफिट नहीं होता था और जो भी कमाई होती थी उसे ब्रिटेन गवर्नमेंट अपने ऑफिस के और बाहर चल रही कंट्रीज के साथ लड़ाई में खर्च कर दिया करती थी। इंडिया का पैसा ब्रिटिशर्स ने पानी की तरह बहाया है। डेमोग्राफिक कंडीशंस। अब चलिए जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, मतलब ब्रिटिश इंडिया में रहने वाले लोगों की हालत कैसी थी। उस समय पॉपुलेशन की जानकारी पहली बार 1881 में सेंसस के थ्रू कलेक्ट की गई। उसके बाद हर 10 सालों में सेंसस ऑपरेशन होने लगे। इन ऑपरेशन से पता चला कि 1921 से पहले इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के पहले स्टेज पे था। मतलब ऐसी कंडीशन जहां ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जन्म होना और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मरने से पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रही थी। एंड 1921 के बाद सेकेंड ट्रांजिशन स्टेज शुरू हुई। इसके अलावा बहुत सारे सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भी थे, जैसे ओवरऑल लिटरेसी लेवल, मतलब पूरी पॉपुलेशन में 16% से भी कम लोग पढ़े लिखे थे, उसमें से भी 7% से कम महिलाएं पढ़ी लिखी थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। हवा और पानी से फैलने वाली डिसीजेस पर कोई कंट्रोल नहीं था। मॉर्टिलिटी रेट मीन्स मरने वालों की रेट भी बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, जिसमें बच्चों की डेथ जन्म के बाद ही हो जाती थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भाई लोग सिर्फ 44 साल तक ही जी पाते थे और बहुत ज़्यादा गरीबी थी। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया की हालत तो अब आपने देख ही ली। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। कॉलोनियल पीरियड के दौरान ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। ऑब्वियस सी बात है, तो टोटल वर्क फोर्स में से 70 to 75% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करते थे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% लोग और सर्विस सेक्टर में 15 से 20% लोग काम किया करते थे। इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे एंड बंगाल में देखा गया कि यहाँ के लोग एग्रीकल्चर पर कम एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंड होने लगे। लेकिन उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब के लोग अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉलोनियल रूलर्स ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, जैसे रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ये ब्रिटिशर्स ने लोगों के लिए नहीं किया था, बल्कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के यूज़ के लिए किया था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो रोड्स बनाए गए थे वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक नहीं थे, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को रोड बनाने पड़े। लेकिन उन्होंने सिर्फ वही रोड्स बनाए जहां उन्हें ज़रूरत थी, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ जहां लोगों को ज़रूरत थी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवेज को 1850 में इंट्रोड्यूस किया। रेलवेज ने इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा तरीके से अफेक्ट किया। पहला तो ये, अब जो लोग एक जगह पे थे अब वो दूसरी जगह पे ट्रैवल कर पाते थे बिकॉज ऑफ रेलवेज। और दूसरा ये कि इंडिया की एग्रीकल्चर को और तेज़ी से कमर्शलाइज कर दिया, मतलब अब इंडिया का सामान तेज़ी से एक्सपोर्ट होने लगा। लेकिन इन एक्सपोर्ट का फ़ायदा लोगों को कहीं से कहीं तक नहीं हुआ था। फिर भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा लोगों को ज़रूर मिला। रोड एंड रेलवेज के साथ कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इनलैंड ट्रेड एंड सी लेंस को भी डेवलप करने की कोशिश की, बट रेलवेज के कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छे तरीक़ों से चल नहीं पाए। फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडिया में महंगे इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स भी लगवाए। ये उन्होंने अपने पर्पस के लिए लगवाए, बट थोड़ा बहुत फ़ायदा लोगों को भी मिला।
दोस्तों अब हम ये तो समझ ही सकते हैं कि जब इंडिया आज़ाद हुआ होगा तब उसकी कंडीशन क्या होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर बहुत ज़्यादा थी लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया था। फॉरेन ट्रेड से आया हुआ पैसा भी ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस में चला जाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी उन्होंने अपने हिसाब से डेवलप की, लोगों के लिए काम करना अभी भी बाकी था। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा था। अगर हम एक लाइन में बात करें तो देश में सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। सो डियर लर्नर्स, ये था आपका चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए विनिंग जोन के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।